हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर हम बात करते हैं लीगल एजुकेशन की। तो आज हम बात करने वाले हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा के फर्जी मुकदमे से कैसे बचा जाए। घरेलू हिंसा का कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया था ताकि हमारे समाज में जो बर्बरता क्रूरता महिलाओं के साथ हो रही है उससे उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। लेकिन देखने में यह आता है कि इस संबंध में मैक्सिमम यानी कि 90% केस फर्जी दर्ज होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे फर्जी केसों से कैसे बचा जाए। यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस का कोई फर्जी मामला दर्ज कर दिया गया है तो इस मामले से कैसे बचें, इसके लिए आपको क्या क्या रेमेडी उपलब्ध है और उसका पूरा प्रोसीजर क्या है। तो कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा और पूरे कानून की जानकारी प्राप्त होने के बाद यदि आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपका डाउट दूर किया जाए। तो दोस्तों, ऐसे मामले में जब भी आपके ऊपर शिकायत दर्ज होगी तो उसके दो तरीके हैं। या तो आपकी पत्नी और उसके जो घर वाले हैं वो पुलिस स्टेशन में जाके आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज करेंगे या फिर डायरेक्टली कोर्ट में जाकर शिकायत करेंगे। तो हम दोनों ही तरीके से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि आपके विरुद्ध जो शिकायत हो रही है वो पुलिस स्टेशन में कराई जा रही है तो ऐसे केस में आपको इससे बचने के लिए क्या करना है। जैसे आपको भनक लगती है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाकर दहेज का कोई मामला या फिर घरेलू हिंसा का कोई मामला दर्ज कराने की साजिश हो रही है, तो इस बात का मालूम चलते ही आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जो भी आपके थाने के अंतर्गत आता हो वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन में पूरी अपनी बात लिखनी है, अपना पक्ष रखना है और पुलिस को बताना है कि आपको फंसाने की साजिश की जा रही है और हो सकता है आपकी पत्नी और उसके रिश्तेदार आपके ऊपर घरेलू हिंसा व अन्य कानूनों में झूठा मुकदमा दर्ज करें। ऐसा करने से आपकी बात पहले पुलिस तक पहुंच जाएगी और उसके बाद जब आपकी पत्नी और उसके घर वाले अपनी एप्लीकेशन लेकर अपनी कंप्लेंट लेकर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो उसका जो इफेक्ट होगा, जो उसका प्रभाव होगा वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। कई बार ये भी हो सकता है कि आपकी पत्नी और उसके घर वाले पुलिस स्टेशन पहले पहुंच जाए और वहां जा करके आपके खिलाफ कंप्लेंट दे दें। ऐसे केस में पुलिस वाले आपको पहले फ़ोन करेंगे, आपको थाने बुलाया जाएगा और ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको थाने ज़रूर जाना है और वहां जाने के बाद पुलिस जो भी पूछे उसका सीधा सीधा उत्तर देना है। और यदि आप पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, मान लेते हैं वो कहती है कि आपने उसके साथ मारपिटाई करी, तो निश्चित तौर पर उसने बताया होगा कि मारपीट कब करी। जैसे कि उसने कहा कि आपने संडे को 1 बजे करीब उससे मारपीट करी थी, तो आप पुलिस को बताइए कि आप संडे को 1 बजे वहाँ नहीं थे बल्कि कहीं और थे, या जहाँ भी आप रहे हों आपको उसका बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आप रहे होंगे तो आपको पुलिस को बताना है। इन शॉर्ट, आपको पुलिस को कन्विंस करना है कि आपने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है। अगर आप पुलिस को कन्विंस कर लेते हैं तो पुलिस कभी भी उसकी झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। अब इसके दूसरे पहलू को जान लेते हैं कि यदि पुलिस आपसे कन्विंस नहीं होती है या किसी भी तरह से उनकी एफआईआर दर्ज कर लेती है, रजिस्टर कर लेती है, अब आपके पास क्या रेमेडी है। तो यहाँ पर आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 182 आता है। दोस्तों, ये 182 सेक्शन ये कहता है कि यदि कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है जिससे कि उसे कोई फ़ायदा पहुंचे और आपको कोई नुकसान हो, तो ऐसे केस में 182 के अंतर्गत उस व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, मुकदमा कायम किया जा सकता है और इसके अंतर्गत उसको 6 महीने की सज़ा और फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको नुकसान या क्षति पहुंचाने के लिए आपके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराता है, अब ये क्षति कैसी भी हो सकती है, आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है, किसी भी तरह की क्षति अगर आपको पहुंचाने के लिए आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराता है तो ऐसे व्यक्ति पर इस सेक्शन में कार्रवाई की जा सकती है। इसके अंतर्गत उसे 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ साथ एक और प्रोविजन सेक्शन 252 सीआरपीसी में भी दिया गया है। इसके अंतर्गत आप उस व्यक्ति से जिसने आपके ऊपर झूठा मामला दर्ज कराया है कंपनसेशन की राशि भी ले सकते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट ये देखती है कि उसके द्वारा झूठी एफआईआर, झूठा मुकदमा दर्ज कराने से आपको कितना नुकसान हुआ और उसके अकॉर्डिंग वो कंपनसेशन की राशि तय करती है और आपको वो राशि उस व्यक्ति से दिलवाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं कि यदि आपकी पत्नी व उसके रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन में तो कंप्लेंट नहीं की लेकिन घरेलू हिंसा का वाद कोर्ट में आपके खिलाफ दाखिल कर दिया है, तो अब आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब वो वाद, वो मुकदमा, वो केस कोर्ट में दाखिल होगा तो एक नोटिस या समन आपके पास कोर्ट से आएगा
जब वो समन आपके पास आता है तो समन मिलने के बाद उसमें डेट डली होती है कि आपको इस तारीख पे कोर्ट में इतने बजे पहुंचना है, तो उस पर जाना ज़रूर है। ऐसा नहीं करना आपको कि आप उस पर गए नहीं या फिर आपने उस नोटिस समन को इग्नोर कर दिया। आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कोर्ट एक बार और आपको समन भिजवाएगी, 1-2 डेट पे आपकी इंतजार करेगी, और अगर आप फिर भी नहीं जानते हैं तो जो फैसला है वो आपकी वाइफ के हक में हो जाएगा। कोर्ट आपको बिना सुने उसके फेवर में डिसीजन दे देगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है। अब दूसरी चीज़, आप जब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाते ही आपको पहला काम ये करना है, एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में। उसमें कहना है कि मुझे विधिक जानकारी यानी लीगल जानकारी नहीं है, इसलिए आप एक वकील अपॉइंट करना चाहते हैं और आपको एक डेट दे दी जाए। कोर्ट आपको एक डेट दे देगी। अब आपने एक बढ़िया वकील करना है, एक ऐसा वकील करना है जो आपके पूरे मामले को अच्छे तरीके से कोर्ट के अंदर रख सके, प्रेजेंट कर सके, क्योंकि वकील की जो प्रेजेंटेशन होती है वो ही सब कुछ होती है। आधा मुकदमा केवल वहाँ से खिंच जाता है। अगर आपका वकील अच्छा है तो निश्चित तौर पर वो आपको इस समस्या से बाहर निकाल लेगा। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप कोर्ट के अंदर बयान देते हैं, जो भी कहते हैं, वो बिल्कुल स्टिक होना चाहिए। आपके बयानों में ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए कि कभी आपने कुछ बयान दे दिया और अगर आपसे दोबारा वही चीज़ें पूछी गई तो आपने कुछ और बयान दे दिया। आपने जो बयान एक बार दिया उस पर टिके रहना है। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि जब आप पहली बार बयान दें तभी सारी बातें अच्छे से सोच विचार लें, अपने वकील से परामर्श ले लें कि आपने क्या कहना है, उसके बाद ही कोई भी बयान आप कोर्ट में दें। और इसके साथ साथ आपको पूरे मुकदमे के दौरान बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, कहीं से भी अपना कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना, और कोर्ट में आपको जो भी बात कहनी है वो कॉन्फिडेंटली कहनी है। अगर आप इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अपना मुकदमा लड़ोगे तो निश्चित तौर पर मुकदमे में जीत आपकी होगी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की जानकारी। अगर आप इस जानकारी को फॉलो करते हैं तो आप घरेलू हिंसा के केस से बड़ी आसानी से निकल सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।